नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। नंबर नोट कर लीजिए हमारा 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही एक और खास एक्सपर्ट हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो जून सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में मुनाफा वसूली का माहौल आज देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 200 अंक टूटकर 62,400 के पार बंद हुआ। निफ्टी 47 अंक टूटकर 18,490 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी 300 अंक से ज्यादा आज टूटा और 43,790 के लेवल पर आज इसकी क्लोजिंग हुई है। और एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं बाजार पर ये दबाव बना कहां से। भारतीय बाजारों की शुरुआत आज दो अच्छी खबरों के साथ होनी थी। पहली खबर आई हमारी अपनी, कल देर शाम हमारे जो जीडीपी आंकड़े आए वो बेहद दमदार 6% के पार निकलती हुई जीडीपी ग्रोथ चौथी तिमाही की उम्मीदों से कहीं बेहतर है, यानी कि इकोनॉमी मजबूत है। ये भरोसा फिर से बेहतर होता दिखा कल के आंकड़ों के बाद। और दूसरी अच्छी खबर आई आज सुबह सुबह अमेरिका से, जो कर्ज सीमा पर जो वोटिंग होनी थी वोटिंग हो गई और कर्ज सीमा से जुड़े बिल को आराम से अच्छे बहुमत से पास करवा दिया गया। ये दोनों खबरें अच्छी, लेकिन उसके बावजूद कल रात को अमेरिका के बाजार थोड़े कमज़ोर बंद हुए। सुबह डाउ फ्यूचर्स में जान ही नहीं, मजबूत होने का नाम नहीं ले रहे हैं और एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। तो लगा ऐसा कि हम भी खुलेंगे कमज़ोर, लेकिन इसके विपरीत खुले थोड़े मजबूत, थोड़े बेहतर। लेकिन खुलने के बाद ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाए, टिक नहीं पाए। 18,575 625 की जो रुकावट की जगह है वहीं पर पहुंचे और वहीं से एक बार नीचे आना शुरू। और फिर दिन भर, पूरे दिन भर 50 पॉइंट की रेंज में दिन भर टाइम पास किया निफ्टी ने। लेकिन आखिरी आधे पौन घंटे में बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखा और 18,475 के आसपास जाकर हम नुकसान के साथ बंद हुए और ये दिन के लो पॉइंट के आसपास बंद होता हुआ दिखा निफ्टी। तो एक्सपायरी का थोड़ा प्रेशर कर सकते हैं और थोड़ा ये कह सकते हैं कि अमेरिकी बाजारों में आज फिर से मजबूती वाला सेशन होगा या नहीं, ये भरोसा कम था। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी यही हाल था। 44,000 के आसपास खुले, थोड़ा ऊपर गए, 44,200 को पार नहीं किया, लेकिन पूरा दिन भर 44,000 44,200 की रेंज में टाइम पास होता रहा और ऐसा लगा कि मजबूत रहेगा भी। लेकिन आखिरी घंटे में, आधे घंटे में जो कमजोरी बढ़ी उसकी लीडरशिप निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी से आई और बैंक निफ्टी एक बार 44,000 के नीचे फिसला, फिर कल के लोज को भी तोड़ा, 43,800 के नीचे भी गया और बंद होते होते 43,800 के बेहद करीब बंद होता दिखा। यानी कि दबाव बैंकिंग शेयरों से थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन ये तस्वीर सच्ची नहीं है। सच्ची तस्वीर है इंडेक्स के बाहर। निफ्टी और बैंक निफ्टी भले ही थोड़े बहुत कमजोर दिखे हों, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी और दोनों ही इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर बंद होते दिखे। स्मॉल कैप इंडेक्स तो 1% जितना ऊपर हो गया, मजबूत हो गया। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में कहीं कोई खराब मूड नहीं है, कहीं कोई मंदी का माहौल नहीं है और कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर जमकर खरीदारी चल रही है। सो आज इंडेक्स पे थोड़ा सा दबाव ग्लोबल मार्केट्स का, थोड़ा सा दबाव एक्सपायरी का दिखा। दो अच्छी खबरें, अमेरिका में कर्ज संकट सुलझना और हमारी मजबूत जीडीपी, इन दोनों का ज्यादा असर या फायदा जो भारतीय बाजारों को हो सकता था हुआ नहीं। आइए अब अविनाश जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए फंडामेंटल्स जो ग्लोबली भी और लोकली भी तो बाजार के लिए अच्छे ही रहे हैं, लेकिन एक दबाव जरूर देखने को मिला। एफआईआई जो पिछले कुछ समय से काफी अच्छी खरीदारी कर रहे थे, उनकी तरफ से बिकवाली के आंकड़े आज हमें देखने को मिले हैं। फिलहाल बाजार का आगे का ट्रेंड आप कैसे देख रहे हैं? स्वाति, मुझे लग रहा है कि बाजार में आज जो मुनाफा वसूली आ गई वो ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट के हेडविंड्स के कारण हुई है। देखिए, यूएस में तो डेट सीलिंग का मसला ऑलरेडी अभी सॉल्व हो चुका है। लेकिन अगर हम चाइनीज़ मार्केट को देखें तो चाइना के मार्केट से बहुत खराब संकेत मिले हैं, स्पेशली कमोडिटी प्राइसेस को लेके। और अनुमान है कि अगर चाइना की इकोनॉमी में डीग्रोथ होता है या तकलीफें होती है तो ऑब्वियसली बाकी सारे इमर्जिंग मार्केट एज वेल एज यूएस मार्केट्स में इसका इम्पैक्ट प्ले आउट होगा।
तो कहीं ना कहीं मार्केट्स थोड़ा सा ग्लोबल हेडविंड से चिंतित है। हमारे यहाँ पे लोकल की मार्केट की बात करें तो जीडीपी का डेटा जो आया वो बहुत ही बेहतरीन था, जीएसटी के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में ज़रूर चलेगी, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिड कैप्स और स्मॉल कैप कंपनीज़ में अवेलेबल है। तो इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी भी मौके हैं। इंडेक्स हो सकता है कि थोड़ा-सा कमज़ोर हो, 18,300 18,350 का जो लेवल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और तब तक मेरे ख्याल से बाज़ार में ऐसी कोई पैनिक सेल ऑफ की कोई बात नहीं है। लेकिन 18,300 के नीचे अगर बाज़ार जाता है, तो डेफ़िनेटली थोड़ी बहुत मुनाफ़ा वसूली और थोड़ा बहुत मार्केट और फिसल सकता है। जी अविनाश जी, अब एक साल भर तक का नजरिया किसी को रखना हो तो वैल्यू पिक आपकी तरफ से कौन सी होगी? देखिए, वैल्यू पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने एक कंपनी चुनी है जिसका नाम है सनसेरा इंजीनियरिंग। ये बेसिकली एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो बेसिकली इंजन कंपोनेंट्स बनाती है। सबसे अच्छी बात, अभी इन्होंने एरोस्पेस, डिफेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंट्री करने की बात की है। एक नई फैक्ट्री भी इन्होंने अभी शुरुआत की है अप्रैल से, तो इसका भी इम्पैक्ट डेफिनेटली कंपनी पे आएगा और काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल और एरोस्पेस और डिफेंस के ऑर्डर्स भी कंपनी को मिले। पिछले साल यानी FY23 की बात करें तो 2,355 करोड़ का रेवेन्यू पे इन्होंने करीबन 393-94 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया और करीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो करीबन 26-27 रुपए का इस साल अर्निंग पर शेयर है। हमारा मानना है कि जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है और जिस प्रकार का ऑटो सेक्टर का एक्सपोजर है, ज्यादातर पैसेंजर कार और टू व्हीलर सेक्टर को केटर करते हैं, तो करीबन 33-34 रुपया का अर्निंग अगले साल आएगा और हमको लग रहा है कम से कम 1080 या 1100 का टारगेट प्राइस अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबल है। तो ये एक अच्छा वैल्यू पिक है ऑटो कंपोनेंट स्पेस में। इसका फायदा निवेशकों को जरूर लेना चाहिए। सनसेरा इंजीनियरिंग लॉन्ग टर्म खरीदारी का स्टॉक वैल्यू पिक आज हमारे एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जी की तरफ से। आइए पहले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ मुंबई से जय हैं। ओके, सवाल उन्होंने भेजा है, हम सोशल मीडिया के जरिए उनका सवाल लेते हैं। हमारे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके पास है 1500 शेयर है, 31 का इनका बाइंग है इस स्टॉक में। सर, स्टॉक में तो अच्छे लेवल्स पर खरीद है इनकी, मुनाफा भी अच्छा है इनका। फिलहाल आने वाले कुछ टाइम में इस स्टॉक में आप कैसा मूवमेंट देख पा रहे हैं? देखिए स्वाति, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो ये साल बहुत ही बेहतरीन था इनके लिए। करीबन 1100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया जो पिछले साल घाटा था। कासा भी करीबन 25-26% हो चुका है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो करीबन ऑलमोस्ट 25 से 26% की आरओई आई है। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रांग है और उनका ये जो मर्जर है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ये भी सितंबर अक्टूबर तक फाइनली होने के लिए पॉसिबिलिटी लगती है। तो यहाँ से भी 2-3 रुपया बुक वैल्यू बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से नजरिया अगर इनका 8 से 12 महीना है तो डेफिनेटली होल्ड करिए। करीबन 42 या 43 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। ओके, तो 8 से 12 महीने के लिए आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक होल्ड करने की सलाह आ रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। आइए दिल्ली से कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे बिरला सॉफ्ट है, 300 शेयर है और जो मेरा बाइंग प्राइस है 290 है। 290 बाइंग प्राइस बिरला सॉफ्ट टेक पर। कितने शेयर बोले आपने? मैम 300 शेयर है। 300 शेयर। आप मुझे बताएंगे कब तक के व्यू के लिए लिया है आपने, क्या नजरिया है आपका इस पर? 3-4 मंथ। 3 से 4 महीने। ओके सर, बिरला सॉफ्ट टेक है हमारी दर्शक के पास। 290 की इनकी बाइंग है। अच्छे लेवल्स पर एंट्री उन्होंने ली है और 3 से 4 महीने का ही व्यू ये रख रही हैं। सर, क्या इन्हें सजेस्ट करेंगे आप इस स्टॉक में? नहीं, डेफिनेटली बिरला सॉफ्ट में जो ट्रैक्शन हमने देखा है मिड कैप आईटी कंपनीज में, वहाँ पे बिरला सॉफ्ट ने बहुत अच्छा नंबर डिस्प्ले किया है। मेरे ख्याल से नजरिया अगर 3 से 6 महीने का है तो डेफिनेटली यहाँ पे और थोड़ी अपसाइड पॉसिबिलिटी रहेगी। करीबन 375-380 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। ओवरऑल हमको लग रहा है कि आईटी मिड कैप स्पेस में काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग हो चुकी है और कहीं ना कहीं अभी जो स्लोडाउन के साइंस थे वो अभी ईज आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कम से कम 6 मंथ्स का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करे, डेफिनेटली अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड पॉसिबल लग रहा है। ओके, कम से कम 6 महीने का नजरिया रखे बिरला सॉफ्ट टेक पर, आपके लिए होल्ड करने की सलाह इस स्टॉक में।
आ रही है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनसे जानते हैं सवाल उनका। जमशेदपुर से राजेश जी, नमस्कार। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते जी नमस्ते। मेरे पास जमुना ऑटो का है 200 शेयर 106 के रेट से। कितने? 206 शेयर है आपके पास? नहीं, 106 के रेट से 200 है और ओएनजीसी का 139 के रेट से 100। ओके, कब तक के लिए रखा है आपने दोनों स्टॉक्स को? 1-2 साल। ठीक है सर, 1 से 2 साल का नजरिया जमुना ऑटो और ओएनजीसी पर हमारे इन दर्शक का, दोनों ही स्टॉक में क्या आपको लग रहा है 1 साल के नजरिए के हिसाब से क्या लेवल्स देख पाएंगे? देखिए, जमुना ऑटो में मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो सकता है। हालांकि चौथी तिमाही इस बार थोड़ी सी कंपनी के लिए कमजोर थी, लेकिन जमुना ऑटो एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली चैसी कंपोनेंट्स कमर्शियल व्हीकल कंपनीज को सप्लाई करती है और कंट्री की सबसे बड़ी प्लेयर है उनके कैटेगरी में। तो मुझे लग रहा है कि नजरिया अगर आपका कम से कम 12-15 महीने का है तो अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है। तो जमुना ऑटो में डेफिनेटली निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन लॉन्गर टर्म में पैसा अच्छा बनेगा। ओएनजीसी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए, ओएनजीसी में स्वाति कोई भी उछाल में इसको बेचना चाहिए, क्योंकि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड होता है वो बेसिकली क्रूड के प्राइसेस पे डिपेंडेंट होता है। क्रूड के प्राइसेस सॉफ्ट रहने की उम्मीद है तो ऑब्वियसली मुनाफा इतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं। मेरे ख्याल से इनको ओएनजीसी निकल के अगर वो कोई ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी एचपीसीएल, बीपीसीएल या आईओसी में पैसा डालते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। जमुना ऑटो बने रहिए, ओएनजीसी से एग्जिट लेकर एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ऐसे स्टॉक से जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये राय अविनाश जी की आपके लिए। हमारे साथ मनोहर लाल है, अगले कॉलर, उनसे जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? अदानी पावर। हाँ, लेवल्स बताइए, कितने शेयर और कितनी खरीदे? 500 शेयर है, नुकसान ज्यादा, इसका रेट याद नहीं है। 500 शेयर है, नुकसान ज्यादा, 1 लाख रुपए का। एक और कब लिए थे और कब तक रखने का प्लान है आपका? इसको हो गए 6 महीने। अच्छा, 6 महीने में, ठीक है सर। अदानी पावर 6 महीने पहले लिए थे और काफी भारी नुकसान पर है अभी। अदानी समूह का शेयर, क्या आप राय देंगे अभी? मुझे लग रहा है कि देखिए, कंपनी तो इन्होंने काफी अच्छी चुनी थी, लेकिन ऊपरी लेवल पे इन्होंने खरीदा है। मेरे ख्याल से देखिए, अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो ही ये एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड अडानी पावर में कमा सकते हैं। पावर जनरेशन का थीम बहुत स्ट्रांग है। हमको लग रहा है कि अडानी ग्रुप की कंपनीज में आपको ग्रेजुअल रीरेटिंग देखने को मिलेगी। अडानी पावर भी ऑपरेशनली बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इनका भाव आने के लिए कम से कम 12 से 15 महीने इनको होल्ड करना है। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है, लेकिन लॉन्गर टर्म में जरूर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो आपको 12 से 15 महीने थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अदानी पावर में बने रहें आप 1 से 1.5 साल तक के नजरिए के लिए। सुब्रोतो जी इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से है, जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? ये बैंक एंड आइनॉक्स, पीवीआर आइनॉक्स। पीवीआर आइनॉक्स, जी मैडम। ये और यस बैंक, ठीक है। दोनों के मुझे आप खरीद बताइए और कितने स्टॉक्स है आपके पास? मेरा पास 1700 है यस बैंक एंड 20 शेयर्स ऑफ पीवीआर आइनॉक्स। ओके, और आपकी बाइंग प्राइस यस बैंक पे? यस बैंक पे 1440। 1440, ओके। और पीवीआर आइनॉक्स 1360। 1360, ओके। पीवीआर आइनॉक्स पे कितना हुआ है आपका बाइंग प्राइस? 1360। 1360, ओके ओके। कोई पर्टिकुलर व्यू दोनों ही स्टॉक्स में कब तक रखना चाहेंगे? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए सर यस बैंक और पीवीआर आइनॉक्स दोनों स्टॉक्स कैसे लगते हैं आपको लंबी अवधि के लिए? देखिए, पीवीआर आइनॉक्स की बात करें तो अभी तो आइनॉक्स का मर्जर कंप्लीट हो चुका है और मल्टीप्लेक्स स्पेस में ये कंट्री का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स प्लेयर है। नजरिया अगर आपका 1.5-2 साल का है तो मैं समझता हूँ कि ये एक मोनोपोली प्लेयर साबित होगा। और जिस प्रकार से मल्टीप्लेक्स ज्योग्राफिकल रीच है बोथ आइनॉक्स और पीवीआर, इसका फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। तो नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखिए पीवीआर आइनॉक्स का। और अगर येस बैंक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए, येस बैंक में अभी भी काफी चुनौतियां हैं।
इन्होंने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी ली है। काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने अभी प्रॉफिट में इनका पोजीशन है। मेरे ख्याल से अगर नज़रिया कम से कम 2-3 साल का है तो ही यहाँ पे होल्ड करिए। अदरवाइज़ बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छे नाम है, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट है, जो मुझे लग रहा है कि येस बैंक के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है। तो अगर इनका नज़रिया 2-3 साल नहीं है तो आईडीएफसी में शिफ्ट करिए, यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ये सलाह यस बैंक पे लंबी अवधि का नजरिया रखें, या तो फिर इसी स्पेस में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा लगता है हमारे एक्सपर्ट अविनाश जी को, और पीवीआर आइनॉक्स होल्ड करने की सलाह आपके लिए। एक सवाल सोशल मीडिया पर इस वक्त हमारे पास आ रहा है, व्हाट्सएप पर गुरुग्राम से नकुल जी भेज रहे हैं। BHEL 1200 शेयर हैं और इनकी खरीद इस पर है 81 रुपए की। सर BHEL स्टॉक अभी आपसे राय लेना चाहेंगे, फिलहाल क्या रहेगी इनके लिए? 1200 का कुछ मुनाफा ये फिलहाल जरूर ले रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या स्ट्रैटेजी? नहीं, बीएचईएल में पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो इनका जो चौथी तिमाही आया था वो थोड़ा सा कमजोर आया था, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो कॉन्फ्रेंस कॉल में आई वो बहुत ही पॉजिटिव थी। कंपनी के मैनेजमेंट ने ये जताया कि आने वाला साल, दैट इज FY24, बहुत ही स्ट्रांग रहेगा इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन और नए ऑर्डर्स। प्लस वंदे मातरम की जो गाड़ियां है वहां पे भी बीएचईएल को नए ऑर्डर्स मिलने की अपेक्षा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करिए। अगर साल भर का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 125-130 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। साल भर के नजरिए के लिए BHEL को होल्ड करने की सलाह आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। गुजरात से हिमांशु जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? मैडम जी नमस्कार, मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूँ जेट फ्रेट के बारे में। फिर से स्टॉक बताइए। जेट फ्रेट। ओके, मेरे पास 4000 एवरेज करके टोटल 4000 का स्टॉक पड़ा हुआ है जेट फ्रेट का। और एवरेज प्राइस जो मेरा है वो 14.5 रुपए है मैडम। 14.5 रुपए जी। ओके, कब तक के लिए रखा है आपने? एक्चुअली हमारा तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ही है, लेकिन क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए कि नहीं, यही जानकारी लेने के लिए कॉल किया था मैम। बाइंग प्राइस एक बार फिर से बताएंगे? 14.5 एवरेज टोटल प्राइस 14.5, 14 रुपए 50 पैसे। ओके, ठीक है, 14 रुपए 50 पैसे जेट फ्रेट लॉजिस्टिक्स में इनकी खरीद है। सर, स्टॉक कैसा लगता है आपको ये अविनाश जी? देखिए, ये बहुत छोटी फ्रेट लॉजिस्टिक कंपनी है, लेकिन ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली बढ़ा रही है। मेरा तो मानना है कि देखिए, ऐसी छोटी कंपनीज में पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से रिस्क रिवॉर्ड में बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। काफ़ी लोग ये शेयर इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि बहुत ही सस्ता स्टॉक है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 12-18 महीने का व्यू अगर कोई रखता है तो ही अच्छी खासी मुनाफा इसमें बनाने की पोटेंशियल रहेगी। कंपनी अच्छी है, लेकिन जो अर्निंग्स ट्रिगर है वो शायद आपको वेट करने के लिए कम से कम 12-18 महीने का टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। तो लंबी अवधि के लिए होल्ड करें, बट शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट ना करिए। तो लंबी अवधि का अगर आपका नजरिया है तो जेट फ्रेट लॉजिस्टिक्स में आप होल्ड कर सकते हैं। आपके लिए राय अविनाश जी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखें, खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं अमेरिकी बाजारों में आज रात किस तरह का सेशन होता है, क्योंकि बड़े शान से ट्रेड करते दिख रहे थे अमेरिकी बाजार। दिन के दौरान डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे रिकवर होकर 35 अंक ऊपर थे 3:30 बजे, और नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट 2 पॉइंट ऊपर। तो कल के लिए अब जो सपोर्ट लेवल का काम करेगा वो है नीचे की तरफ 18,340 से 18,400 की रेंज। अब है ये मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 18,575 से 18,625 की रेंज रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,800 के नीचे बंद होने पर जो मजबूत सपोर्ट आपको मिलेगा वो 43,200 से 43,400 की रेंज का है। इससे पहले हल्का सा छोटा सपोर्ट 43,675 का है, लेकिन आपके लिए दिन की रेंज के लिए आज से 43,200 43,400 एक अच्छी रेंज है, और उस रेंज में आए तो खरीदारी करने का मौका भी बनेगा। ऊपर 44,100 44,300 और बिकवाली आपको आती हुई दिखेगी कल बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं ग्लोबल मार्केट में जो मजबूती का माहौल है वो काम आता है, या फिर अगर ग्लोबल मार्केट्स का एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अमेरिकी बाजारों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ तो आज वीकली एक्सपायरी को पीछे छोड़कर भारतीय बाजार कल अच्छी उछाल दिखा सकते हैं, और अगर कमजोरी ज़्यादा रही और डेट सीलिंग खत्म होने के बावजूद अगर अमेरिकी बाजार मजबूत नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको इंपॉर्टेंट लेवल का इंतजार करना होगा, और तभी वहाँ से आपको खरीदारी करनी चाहिए।
और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। कल के बाजार में कौन सा ऑप्शन कॉल आपकी तरफ से रहेगा? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। मेरे पास दो ऑप्शन का स्ट्रेटेजी है। मैं सोच रहा हूँ एक तेजी करते हैं और एक मंदी करते हैं, क्योंकि मार्केट्स में थोड़ा सा करेक्टिव मूव भी है और स्टॉक स्पेसिफिक तेजी मूव भी है। तो मैंने दोनों स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। तो जो पहला स्टॉक है वो फार्मा सेक्टर का है। फार्मा सेक्टर में सिप्ला में मजबूती लग रही है। सिप्ला का 960 वाला कॉल, 960 वाला कॉल 24 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 16 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 32 रुपए से लेके 35 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो सिप्ला का 960 का कॉल खरीदारी करें 24 के आसपास, 16 का स्टॉप लॉस, 32 से 35 का टारगेट। दूसरा जो स्ट्रेटेजी है वो पुट लेने का है। कॉनकॉर्ड कंटेनर कॉर्पोरेशन के अंदर 660 का पुट लेने का सलाह रहेगा। 660 का पुट 14 रुपए के आसपास ले, 9 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में टारगेट 20 रुपए का पहला, 24 रुपए का दूसरा। तो 20 से 24 के टारगेट के लिए 660 का पुट खरीदारी करें 9 रुपए के स्टॉप लॉस से। जी, धन्यवाद करेंगे सुमित जी कल के लिए ऑप्शन कॉल के लिए। और पोजिशनल ट्रेड आपकी नजर में कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी अविनाश जी? स्वाति, पोजिशनल पिक के लिए हमको अंबुजा सीमेंट्स काफी पसंद है। करंट प्राइस करीबन 429 है। हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन का नजरिया कोई रखता है तो 424 का स्टॉप लॉस लेके करीबन 440 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। सीमेंट में हमको लग रहा है कि अप्रैल टू जून का क्वार्टर बहुत स्ट्रांग रहेगा और इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली अंबुजा सीमेंट्स पे प्ले आउट होगा। तो पोजिशनल एज वेल एज मीडियम टर्म व्यू के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। पोजिशनल ट्रेड अंबुजा सीमेंट में रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। धन्यवाद अविनाश जी, हमारे साथ आज के कार्यक्रम में आप शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।